आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम से ठीक पहले में। बच्चों मैं आपके लिए आज 12th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ईंट मन की अरस्तियां, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसका पार्ट 2 लेकर आया। आपको पता है पार्ट 1 में हमने आधे से ज्यादा चैप्टर कवर कर लिया था। अब पार्ट 2 में हम इस चैप्टर का एंड ही कर देंगे। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलते अपने चैप्टर की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हड़प्पा सभ्यता का पतन। क्योंकि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता थी। इसका शहरीकरण हमने पढ़ा, इसका नगर नियोजन हमने पढ़ा, इसका जल निकास प्रणाली पढ़ा, है ना। हमने बताया सभ्यता बहुत ही बेहतर थी, खेती बाड़ी के मामले में बहुत बेहतर थी, पशुपालन के मामले में बहुत बेहतर थी। अब हम जानेंगे जब इतनी बेहतर सभ्यता थी तो ये सभ्यता अंत कैसे हो गया, हमारे बीच आज मौजूद कैसे नहीं है, ये सभ्यता खत्म कैसे हुई। तो पहले बताएंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन। बेटा पतन का मतलब आप बताओगे, पतन का मतलब होता है अंत होना। पतन का मतलब होता है अंत होना। इस सभ्यता का अंत कब हुआ, है ना। तो याद रखना ऐसा माना था कि 1900 BC में इस सभ्यता का अंत हो गया। 1900 में सभ्यता खत्म हो गई थी। लेकिन ये भी बता दूं आपको, इसके पतन के पीछे ना अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताया। देखो कोई भी विद्वान आज तक प्रूफ ही नहीं कर पाया कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर पहले लाइन तो ये लिखोगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर अलग अलग जो पुरातात्विक है, जो आर्कियोलॉजी विभाग के मेंबर है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीजें बताई। जैसे कुछ तो कहते हैं जी बाढ़। अब हमने बोला बाढ़ कैसे, तो कुछ विद्वान कहते हैं देखो हड़प्पा बाढ़। अब हमने बोला बाढ़ कैसे, तो कुछ विद्वान कहते हैं देखो हड़प्पा के जितने भी स्थल थे वो सब किसके किनारे थे, नदियों के किनारे थे। और इनका मानना है कि हो सकता है नदियों में बाढ़ आई हो और बाढ़ आकर सब कुछ डुबो कर लेके चली गई हो। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे कारण क्या बेटा, बाढ़ है। बाढ़ क्यों है डिफाइन करोगे, बाढ़ लिख के बताओगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि हो सकता है नदियों में बाढ़ आई हो, क्योंकि सारे के सारे स्थल नदियों के किनारे थे और बाढ़ हुई, सब कुछ तहस नहस करके चली गई हो। दूसरा कुछ विद्वानों का मानना है भूकंप। कुछ विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का पीछे कारण क्या है, भूकंप है जी। अब भूकंप कैसे, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि हो सकता है तेज तीव्रता के साथ क्या आया हो, भूकंप आया हो, और भूकंप आया हो और सब कुछ तहस नहस करके चला गया हो। तो कुछ विद्वानों ने अपनी बात रख दी क्या बेटा, भूकंप। अब कुछ कहते हैं हो सकता है जी नदियों का सूख जाना, हो सकता है नदियां ही सूख गई हो। अब नदियां सूख गई तो सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला, और जब सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला होगा तो भूखमरी, खेती बाड़ी नहीं हुई, भूखमरी आ गई। अब भूखमरी के कारण हो सकता है खाने पीने की कमी के कारण वहां पे सब कुछ तहस नहस हो गया हो, भूखमरी के कारण लोगों की मृत्यु हो गई हो। कुछ विद्वान मानते हैं कि हो सकता है जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन की बात करें, कुछ कह रहे थे जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन की बात करें तो कैसे, तो विद्वानों का मानना हो सकता है बार बार जलवायु परिवर्तन हो रहा हो। जैसे क्या, आज सर्दी पड़ रही है तेज, है ना, 15 दिन 20 दिन बाद एकदम तेज गर्मी पड़ने लग जाए। जैसे गर्मी पड़ रही है 10-15 दिन 20 दिन बाद तेज बरसात पड़ने लग जाए, फिर मौसम ठंडा हो जाए। इससे क्या होगा, बार बार वेदर के चेंज होने से लोगों का जीवन क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठंड वाली फसलें उगाई, गर्मी पड़ी फसल बर्बाद, गर्मी वाली फसल उगाई, जब तक बरसात पड़ी फसल बर्बाद। तो बार बार हो सकता है, कुछ विद्वानों को मानना है जलवायु परिवर्तन हुआ हो और जलवायु परिवर्तन की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया हो, उनका जीवन जीना मुश्किल हो गया, इस वजह से इनका अंत हो गया हो। कुछ मानते हैं जी बाहरियों का आक्रमण। अब ये बाहरी लोग कौन थे, ऐसा बताया जाता है कि जो आर्य लोग थे, आर्य लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पे नजर लड़ा के रखा था। कैसे नजर लड़ा के रखा था, हड़प्पा सभ्यता बेटा ये जो सभ्यता थी बहुत ज्यादा समृद्ध थी, और समृद्ध होने के वजह से जो दूसरे आसपास की सभ्यता थी इसके ऊपर नजर लगा के रखी थी, कब मौका मिले और उसको लूट ले। तो कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है अंत के पीछे बाहरियों का आक्रमण भी हो। यही 5 पॉइंट डिफाइन करने होते। देखो कैसे डिफाइन करने हैं। देखो बाढ़ तो आप समझ ही रहे हो, ऐसे बाढ़ देखा होगा आपने, भूकंप देखा होगा ऐसे, है ना, सूखा पड़ना देखा होगा आपने, ये हो गया सूखा पड़ना हो गया, है ना। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन देखो ना, ऐसे बार बार जलवायु चेंज हो रही होगी, और हो सकता है बाहरियों का आक्रमण हो सकता है बेटा, है ना। आपके सामने जो पॉइंट है वो ऐसे डिफाइन करोगे।
कि हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर पहले बताओ कि ये लाइन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताया है। पहला कारण हो गया बाढ़, बता दोगे बाढ़, एक लाइन छोड़ा। दूसरा पॉइंट भूकंप, बता दोगे भूकंप कैसे। तीसरा नदियों का सूख जाना, डिफाइंड। चौथा जलवायु परिवर्तन, डिफाइंड। ऐसे करके करोगे। पांचवा भारियों का आगमन, है ना। अब चलते बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू भी बनता है और 2 नंबर का लिखने को भी आ जाता है कई बार। हड़प्पा सभ्यता की लिपि बताइए, लिपि कैसी थी। लिपि का मतलब होता है बेटा भाषा। लिपि का मतलब क्या होता है, भाषा। हड़प्पा सभ्यता की भाषा या लिखने पढ़ने, ली मतलब लिखना, पी मतलब पढ़ना, लिखने पढ़ने का तरीका कैसा था। तो बेटा एक बात आपको बताऊं, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ना, पहले तो हमने लिपि का मतलब बताया। लिपि का अर्थ होता है भाषा, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है रहस्यमय लिपि, और कई बार आया भी है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। बड़े बड़े बंदे आ गए, बड़े बड़े आर्कियोलॉजी विभाग के मेंबर आ गए, पुरातात्विक आ गए, अभिलेख शास्त्री आ गए, सबने कोशिश कर लिया लेकिन इन वर्डों का मतलब निकाल नहीं पाए। देखो ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ पाने में सफलता नहीं मिली, इस वजह से इसे रहस्यमय लिपि के नाम से भी जानते हैं। आता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय क्यों कहते हैं, तो बताओगे 1 नंबर का। रहस्यमय इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। तो कैसी लिपि थी भाई, तो हमने बताया हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वर्णमाला नहीं थी, हम लोगों के जैसे ABCD वाली नहीं थी ये, है ना, ऐसी नहीं थी ये। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, चित्रात्मक। देख सकते हो आप, चित्र बने हुए हैं ये। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी बेटा, चित्रात्मक थी। ये चित्रों के माध्यम से लिखा पढ़ा करते थे, और चित्र एक दो नहीं थे बल्कि चिन्हों की बात करें तो तुम देखते हो हमारे ABCD में 26 देखने को मिल जाते हैं। ऐसे इनके हड़प्पा सभ्यता की लिपि में लगभग 375 से 400 चिन्ह थे। आया हुआ क्वेश्चन है MCQ का कि हड़प्पा सभ्यता में चिन्हों की संख्या कितनी थी, तो बताएंगे 375 से 400 चिन्ह थे। इतने चिन्ह याद करो बैठ के कोई, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा माना भी गया है। और जो इनकी लिपि थी बेटा याद रखना, इनकी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। जैसे हम लोग तो ऐसे लिखते ना इस साइड से, ये लोग ऐसे लिखते थे, जैसे उर्दू लिखते ना इस साइड से, ऐसे लिखा करते थे। इस साइड से इनका लिखना शुरू होता था। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और जो इनकी सबसे लंबी लिपि पाई गई है, इनकी सबसे लंबी लिपि में 26 चिन्ह थे। तो इनकी सबसे लंबी लिपि कितने चिन्ह थे, 26 चिन्ह देखने को मिले। वापस देखो कैसे करोगे, क्या है हमसे क्वेश्चन क्या पूछा इसने, हड़प्पा सभ्यता की लिपि बताओ। लिपि बोलेगा, हम बता दें लिपि का मतलब होता है भाषा। लिपि का मतलब क्या हो गया, भाषा। अब कैसी थी लिपि, तो हमने फर्स्ट पॉइंट बता दिया, इनकी लिपि जी रहस्यमय थी। रहस्यमय क्यों थी, क्योंकि इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। दूसरा, इनकी लिपि वर्णमाला ना होगी, क्या थी बेटा, चित्रात्मक थी। चित्रात्मक थी। चित्रात्मक क्यों, आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता लिपि कैसे, चित्रात्मक थी। तीसरा, चित्रों की संख्या बात करें, जैसे हमारे ABCD में 26 होते हैं, 52 होते हैं, ऐसे इनके देखोगे, इनके यहाँ पे कितने थे, तो इनके यहाँ पे 375 से 400 चिन्ह थे। 375 से 400 चिन्ह थे। उसके अलावा बात करें, आगे की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं तरफ। जैसे अभी आप देखो, मैं इस साइड से लिख रहा हूं, ये लोग ऐसे लिखते थे, इनकी ऐसे ऐसे इस साइड से लिखना चालू होता था, इनकी लाइनिंग इस साइड से चालू, तो ये दाएं से बाईं ओर लिखा करते थे। और जो इनकी सबसे लंबी, जो सबसे बड़ी लिपि पाई गई है, उसमें कितने चिन्ह पाए गए, तो यार में सबसे बड़ी लिपि में 26 चिन्ह पाए गए। चिन्ह तो वैसे 375 से 400 थे, लेकिन इनकी सबसे लंबी लिपि में सबसे लंबी जो सबसे बड़ी लिपि थी, उसमें 26 चिन्ह देखने को मिले। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे बेसिक से। चलो नेक्स्ट के ऊपर अगला आता है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन केंद्र। शिल्प उत्पादन केंद्र की जानकारी कैसे मिली, मतलब कैसे पता लगाते थे ये लोग पुरातात्विक वाले कि कहां पे किस चीज का उत्पादन होता था। शिल्प उत्पादन का मतलब होता है जहां पे वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो कैसे पता लगाते थे, जैसे मैं और आप ही हैं, हम गए हड़प्पा सभ्यता में, कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे इस चीज का काम चलता था, यहाँ पे इस चीज का काम चलता था, है ना। तो सबसे पहले पता लगाने का तरीका पुरातात्विक ने अपनाया, कूड़े करकट का ढेर। आर्कियोलॉजी भाग के मेंबर जाते थे पुरातात्विक, और जाके देखते थे जहां पे जिस चीज के कूड़े का ढेर मिल गया, समझ जाते थे यहाँ पे इस चीज का कारखाना मौजूद है। जैसे एग्जांपल मान लो हमारे ट्यूशन सेंटर है, तो यहाँ पे डस्टबिन में कूड़े के करकट के ढेर में क्या मिलेगा, कागज के टुकड़े,
पेन वगैरह, इरेजर वगैरह, है ना, पेंसिल के छिलके वगैरह बच्चों के, ये सब, है ना। यहाँ पे खुदाई होगी तो बोर्ड दिख जाएगा हमें, मार्कर दिख जाएगा हमें, है ना, ये सब चीजें देखने को मिल जाती। तो ऐसे ही वहां पे जो पुरातात्विक थे खुदाई करते थे, और जहां पे जिस चीज का कूड़े का ढेर मिलता था समझ जाते थे यहाँ पे इस चीज का कारखाना मौजूद है। दूसरा, अधनिर्मित वस्तुएं। अधनिर्मित का मतलब क्या होता है? आपको पता है कारखाने में हमेशा वस्तु तैयार तो होगी नहीं, आधी आधी बनी होगी, हो गया, अंत हो गया। तो जो आधी बनी हुई चीजें होंगी उससे जानकारी मिल जाएगी। जैसे मान लो चेयर बनती है, चेयर रखी हुई है हमारी, अब ये चेयर बनती है किसी कारखाने में, कैसे पता लगाएंगे? मान लो सब कुछ खत्म हो गया, कैसे पता लगाएंगे? चेयर बनती थी, आधी चेयर बनी थी, आधी अभी नटवट टाइट करने बाकी थे इसके, है ना, अंत हो गया। बाद में गए लोग, जाके देखा यहाँ पे तो आधी आधी चेयर बनी हुई रखी हुई है, मतलब समझ जाएंगे यहाँ पे चीज का कारखाना मौजूद है। तो पता लगाने का दूसरा तरीका हो गया अधनिर्मित वस्तुएं। तीसरा तरीका हो गया बेटा अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट का मतलब होता है जब किसी चीज को बनाते हैं तो बनाते हुए जो अतिरिक्त बच जाता है, क्या उसको फेंक देते? क्या नहीं, उसको संभाल के रखते ताकि अगले में यूज कर सके। तो ऐसे ही वहां पे भी अपशिष्ट पदार्थ देखने को मिले। जैसे मान लो किसी सिलाई सेंटर गए, कपड़े की कटिंग की एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको साइड में रख देते ताकि अगले में यूज कर सके, जब तक अंत हो गया। तो जो अतिरिक्त जो बचता है, अपशिष्ट जो बचता है, उसको फेंकने की जगह रखा हुआ था, उससे जानकारी मिल गई यहाँ पे इस चीज का कारखाना मौजूद था। मूर्ति बना रहे, किसी का आंख का नाक का साइज देना है, अब आंख का नाक का साइज देते हुए कटिंग किया हमने, जो एक्स्ट्रा बचा उसको हमने संभाल के रखा कि अगली मूर्ति में यूज करेंगे, जब तक हमारा ही अंत हो गया। मूर्ति तो बन नहीं पाई। अब मूर्ति बनी नहीं, लेकिन हमें पुरातात्विक को क्लू देके चले गए हम कि देखो यहाँ पे इस चीज का कारखाना मौजूद था। और याद रखना बेटा, हड़प्पा सभ्यता में एमसीक्यू में आता है कि सबसे ज्यादा शिल्प उत्पादन केंद्र कहां मिले हैं, तो वो मिला चनहु-दड़ो। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था जिसका नाम था चनहु-दड़ो, चनहु-दड़ो। और ये एरिया आज में कहां पे है? तो आज के टाइम में ये एरिया आपको पाकिस्तान वाले हिस्से में देखने को मिल जाएगा, पाकिस्तान वाले हिस्से में देखने को मिल जाएगा। जैसे बेटा शिल्प उत्पादन में क्या क्या होता था? शिल्प उत्पादन में जैसे मनके बनाना, मनके वर्ड का मतलब था मोती बनाना, या फिर शंख की कटाई करना, धातु कार्य, मूर्ति बनाना, बाट बनाना, ये सब क्या है? ये सभी तो है मनका बनाना। मतलब किसी भी चीज का उत्पादन करना शिल्प उत्पादन है। और शिल्प उत्पादन कहने की जानकारी तीन चीजों से मिलती है। चलिए बेटा नेक्स्ट के ऊपर अगले पे चलते हैं। देखो अब ये कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में, ही आया हुआ क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके का निर्माण कैसे होता था। अब मनका ना बोल के इस बार जो बोर्ड में आया था ना, ऐसे आ गया था कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन कार्य कैसे होता था। शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान नहीं बोली, शिल्प उत्पादन कार्य कैसे होता था, मतलब किसी वस्तु को उत्पादन कैसे करते थे। तो हम इसी का एग्जांपल लेके चलेंगे। पहले मनके का मतलब बताएंगे। मनके का मतलब होता है मोती, ऐसी मोती। मनके का मतलब क्या होता है? मोती। अब कैसे बनाते थे ये लोग? तो देखो मनके का अर्थ हो गया, एक पॉइंट बता दिया, मोती। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए अलग अलग चीजों को आवश्यकता पड़ती, अलग अलग चीजों की पड़ती थी आवश्यकता। जैसे क्या क्या चीज? धातु। धातु में यहाँ पे मिला है सोना, चांदी, तांबा, कांसा। तो ये लोग मनका बनाने के लिए धातु, इन धातुओं का उपयोग करते थे। दूसरा आकार। अच्छा ये मोतियां किस किस आकार की होती थी? गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार, घोतकार, वर्गाकार। जितने कार याद हो, कारों के नाम नहीं, कार साइज, है ना, तो बता दो कि इस आकार की होती थी। अगला पत्थर। कौन कौन से पत्थरों की मूर्तियां ये मनके बनाए जाते थे, मोतियां बनाए जाते थे? तो बताओगे कार्निलियम, एक खास किस्म का पत्थर होता है कार्निलियम, लाल रंग का सुंदर पत्थर। दूसरा जेस्पर। तीसरा सफेद रंग, सफेद रंग की खासियत होती है सफेद रंग का सुंदर पत्थर। क्वार्ट्ज, नोकीला पत्थर। सेलखड़ी, मुलायम पत्थर, जिससे याद करो इनकी मोहर भी बनती थी, है ना। और दूसरा चट, जिससे पाट बनाते थे, वो पत्थर भी। तो ये बताया हमने किस किस चीज का उपयोग करते थे मनके बनाने के लिए। अगला बताएंगे इसमें हमारा मनके बनाने की विधि क्या होती थी, किस प्रकार से बनाते थे। तो मनके बनाने के लिए पहले जैसे माना सांचा होता है, सांचा मतलब जैसे गुजिया बनाने का सांचा है ना, मैंने आपको सांचा याद हो सके इसलिए बताया कैसे बनता है सांचा। सांचा होता है जिसके अंदर डालते जिससे आकार ले सके। तो मनके बनाने के लिए पहले उसे सांचे में डाला जाता था, और जब सांचे में ढालते थे साइज ले लेता था वो मनका, तो फिर उसे थोड़ा सॉलिड करने के लिए आग या धूप में पकाया करते थे। और जब वो आग और धूप में आकार देने के बाद उसके ऊपर रंग रोगन करते थे, कलर वगैरह, उसके ऊपर पॉलिश किया जाता चमकाने के लिए, उसके ऊपर पतली पतली सोने चांदी की परतें चढ़ाई जाती थी, तब जाके एक मनका तैयार होता था, जो कि इतना आसान काम नहीं था। तो मनका बनाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता था। ये बताया मनका कैसे बनाते थे। सिंपल सी बात है, ईंट वगैरह जैसे बनाते हैं वैसे मनका बना। क्या? पहले से एक सांचे में डाला, आकार ले लिया उसने, आकार लेने के बाद
उसको आग या धूप में थोड़ा सॉलिड किया, पकाया, फिर उसके ऊपर कलर वगैरह किया, कलर वगैरह करने के बाद उसके ऊपर चांदी सोने की पतली पतली लाइनिंग वगैरह डिजाइन वगैरह दिया, फिर उसको चमकाने के लिए उसके ऊपर पॉलिश का यूज किया। ऐसे अलग अलग मनके बनते थे। चले नेक्स्ट के ऊपर, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताइए। विशेषता का मतलब होता है इस सभ्यता की खासियत क्या थी, या यही क्वेश्चन बेटा 8 नंबर में आता है कि हड़प्पा सभ्यता को विश्व को क्या देना है, दुनिया को इसने क्या दिया है। तो ये सारे पॉइंट आप पीछे पढ़ के आए, पर बस इनको पॉइंट बना के डबल लाइन डाल के इनको डिफाइन करते जाओगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है, खासियत क्या थी इस सभ्यता में, ये विश्व को क्या दिया इसने, तो हम बताएंगे सबसे पहला नगरी सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये नगरी सभ्यता थी, नगर था। यहाँ पे गलियां, सड़कें, नालियां, घर, है ना, देख के लगता है कि पूरा नगर बसा हुआ था, नगरी सभ्यता थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता नगरी सभ्यता थी बेटा। यहाँ पे 2 तरह के नगर थे, हमने पीछे पढ़े थे, याद करो फर्स्ट वाली वीडियो में, दुर्ग और निचला। तो आपको ये लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। यहाँ गलियां, सड़कें, नालियां, घर बनाए गए थे। नगरों को 2 हिस्सों में बांटा गया था, दुर्ग नगर और निचला नगर, वही डिफाइंड हो जाएगा। दूसरा है बेटा गृह स्थापन कला। गृह का मतलब क्या होता है, घर बनाने कला। कैसे घर बनाते थे, तो जैसे घर बना रहे थे, घरों को बनाने से पहले ये लोग नींव डालते थे। वो करते ना हम लोग, गड्ढा वड्ढा करते हैं मजबूती के लिए, नीचे गड्ढा करके घरों के, और वो पिलर डालते हैं और नींव डालते हैं। तो ये लोग घरों को मजबूती करने के लिए इनकी गृह स्थापन कला कैसी थी, घरों को देख के लगता कि भाई इन्होंने प्लानिंग के तहत बना रखा था। क्यों, घरों के लिए नींव डाल रखा था, मजबूती के लिए पिलर डाल रखे थे, घरों में जो ईंटें लगी थी उनका अनुपात 4:2:1, ईंटों का साइज फिक्स हुआ करता था। उसके अलावा घरों को देख के लगता कि योजना के तहत, क्यों, बीच में खुला आंगन, साइड में खुले कमरे, ऐसे बनाए थे। तीसरा नगरी सभ्यता थी। अब इसे नियोजित सभ्यता थी। तीसरा ये नियोजित सभ्यता। नियोजित सभ्यता कैसे बेटा, ये पूरी सभ्यता को देख के लगता है कि पूरी की पूरी सभ्यता योजना के तहत, प्लानिंग के तहत बनाई थी। तुम देखो, नालियां ग्रिड पद्धति, सड़कें गलियां ग्रिड पद्धति, ईंटों का साइज फिक्स, घरों का आकार सेम, सबके घर एक समान आकार के। तो हड़प्पा सभ्यता नियोजित सभ्यता थी, क्योंकि नियोजित का मतलब था योजना के तहत, और इस पूरी सभ्यता को देख के लगता है कि पूरी सभ्यता को योजना के तहत बनाया गया था। अगला है जल निकास प्रणाली। आप अभी पीछे पढ़ के आए उसको भी डिफाइंड, बस पॉइंट लिखना है, और डिफाइंड वही पीछे वाली बात है। घरों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियां बना रखी थी। नालियां किससे बनाई थी, इन्होंने पक्की ईंटों से बना रखी थी। नालियों को ढकने के लिए चूने के पत्थर का उपयोग। नालियों को ग्रिड पद्धति के तहत, ग्रिड पद्धति मैंने आपको बताया था कि नालियां एक दूसरे को समकोण पे काटा करती थी। तो इन सब चीजों को देख के लगता है कि योजना के तहत सभ्यता बनी। अगला हड़प्पा सभ्यता का व्यापार, ये भी पीछे हम पढ़ के आए। 2 तरह से व्यापार करते थे, जल मार्ग और स्थल मार्ग। जल मार्ग से दूर दराज के इलाकों से, स्थल मार्ग से आसपास से। तो वही पॉइंट यहाँ डिफाइंड हो जाएंगे। अगला आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता की लिपि। इसी वीडियो में हमने पढ़ा भी, लिपि डिफाइंड कर दोगे। रहस्यमय लिपि थी, दाईं से बाईं और लिखी जाती थी। 375 से 400 चिन्ह थे। अगला स्नानागार और अनानागार, ये पॉइंट अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कराऊंगा मैं। अगला मनके का निर्माण। अभी हमने मनके का निर्माण पढ़ा था बेटा। मनके मतलब मोती कैसे बनाते थे, सेम वहां लिख दोगे। मोती बनाने के लिए अलग अलग चीजों की आवश्यकता पड़ती थी, क्या क्या वो बता दोगे जब हम पीछे पढ़ा। अगला कृषि पशुपालन, ये भी टॉपिक हम पीछे पढ़ के आए। बस मैं आपको ये बता रहा था कि 8 नंबर में आएगा तो ऐसे पॉइंट बनाना, और पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर 3 से 4 लाइन लिखना, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। जिसे फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, जाकर पहले फर्स्ट वीडियो देखो, उसके बाद आके पढ़ो, तो अच्छे से समझ आए। बस नानागार नेक्स्ट में पढ़ेंगे। देखो अभी यहां पढ़ रहे हैं। अगला आता है 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का था कि हड़प्पा सभ्यता जैसे है ना, हड़प्पा के साथ ही एक दूसरा स्थल भी था हड़प्पा सभ्यता के अंदर, जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। जैसे हड़प्पा पहला खोजा गया, हड़प्पा के बाद दूसरा जो खोजा गया था मोहनजोदाड़ो ही था। तो कह रहे मोहनजोदाड़ो है क्या, तब तो मोहनजोदाड़ो का पहले वर्ड का मीनिंग क्या है। 1 नंबर का आता है मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टिला, मरे हुए लोगों का टिला बताया गया। अच्छा, इस सभ्यता की खोज, ये जो मोहनजोदाड़ो वाला एरिया है, इसकी खोज कब हुई, तो इसकी खोज हुई थी 1922 में, और खोज करने वाले बंदे का नाम था राखल दास बनर्जी। तो खोज करने वाले बंदे का नाम क्या था, राखल दास बनर्जी।
जैसे हड़प्पा की खोज की थी, याद करो, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। ऐसी ही मोहनजोदड़ो वाला जो जगह है, इस मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। इसकी हुई थी 1922 में। तो ये कहां पे स्थित है आज के वर्तमान में, कहां पे है? तो आज के वर्तमान की बात करते हैं, पूरा का पूरा पाकिस्तान वाले एरिया। तो हड़प्पा सभ्यता आज के वर्तमान में पाकिस्तान वाले एरिया में विकसित है, पाकिस्तान वाले एरिया, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? तो देखो, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता बोल दूं तो इसका स्नानागार। स्नानागार मैंने आपको बताया था, स्नानागार का अर्थ होता है स्नान करने की जगह। देखो कैसा, तो यहाँ पे एक विशाल स्नानागार पाया गया था। स्नानागार मान लो ऐसे स्विमिंग पूल टाइप स्नानागार पाया गया था, जिसकी लंबाई बताई है 12.5 मीटर, चौड़ाई बताई है 7.01 मीटर और गहराई बताई है 2.75 मीटर। जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, सेम वैसे। और इसके तल तक जाने के लिए, नीचे पानी में उतरने के लिए ऐसे सीढ़ियां बना रखी। इसके दोनों तरफ 6-6 कमरों का समूह था। ऐसा मानते जो ये कमरे थे, इसका उपयोग वस्त्र बदलने के लिए करते। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता आपसे पूछे ना, तो इसकी पहली सबसे बड़ी विशेषता थी स्नानागार। ऐसा विशाल स्नानागार पाया गया, स्विमिंग पूल टाइप जैसा मल्लों का नहीं होता वैसे। तल तक उतरने के लिए सीढ़ियां, लंबाई 12.5, गहराई 7, चौड़ाई 7.01 है ना, 2.75 मीटर। इसकी क्या नाम है, गहराई, कितना नीचे था जमीन पे। उसके अलावा सीढ़ियां बना रखी है, साइड साइड में कमरे बना रखे हैं। देखो ऐसे मान लो, देखो ये मैंने आज का है, आज का स्विमिंग पूल होता है ना, वैसा बना रखते हैं। ये आपको समझ आया कैसा होता था, ऐसे बना रखा था। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये नीचे गहराई हो गई। गहराई 2.75 मीटर लिखा हुआ ऊपर, चौड़ाई 12.5 मीटर, गहराई 7.01 मीटर। तल तक उतरने के लिए सीढ़ियां बना रखी है, दोनों तरफ 6-6 कमरों का समूह बना रखा है। तो ये इसका विशाल, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता थी विशाल स्नानागार। अच्छा, इस स्नानागार का उपयोग किससे करते थे? यार रखना, या तो स्नान करने के लिए, या फिर स्नान नहीं तो धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान मतलब धार्मिक पूजा पाठ के लिए ऐसा मानते इसका यूज करते थे, धार्मिक अनुष्ठान। दूसरी इसकी विशेषता क्या थी मोहनजोदड़ो की? तो मोहनजोदड़ो की दूसरी विशेषता थी, एक तो स्नानागार, और स्नानागार के साथ सॉरी, दूसरा अनानागार। अनानागार का मतलब क्या बेटा? ऐसी विशाल सी बड़ी सी इमारत मिली थी जिसकी लंबाई 22.57 मीटर, ऐसी लंबाई जमीन से 22.7 मीटर, और चौड़ाई ऐसे की बात करें 15.06 मीटर, ठीक है। और बेटा ये भी याद रखना, ये अनानागार, अनानागार जिसे माल गोदाम भी कहते थे। अनानागार का यूज किसलिए करते थे? अनानागार में अनाज आ रहा है, अतिरिक्त अनाज को रखने के लिए। जो यहां पे अतिरिक्त अनाज आता था, अतिरिक्त अनाज को रखने के लिए, कभी आपदा आ जाए, कभी विपदा आ जाए, तो हड़प्पा सभ्यता में जो अतिरिक्त अनाज होता था यहां पे लाके लोग रख दिया करते। उसके अलावा इस पूरे मोहनजोदड़ो से याद करना, इतना डेवलप था ये कि 700 कुएं मिले। कई बार एमसीक्यू में आए थे मोहनजोदड़ो से कुओं की संख्या कितनी थी, तो वहां पे कुओं की संख्या थी 700, ठीक है। बाकी चैप्टर के हो चुका है हमारा, ये कुछ क्वेश्चंस है देख लो। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वैसे कमेंट में आके पूछ लेना। बाकी मैं आपकी रिवीजन जो लूंगा ना, रिवीजन क्लास में क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको कराऊं पेपर से पहले, ठीक है। लगभग चैप्टर हमारा कंप्लीट है ना। एक आध जो क्वेश्चन होंगे हम रिवीजन की क्लास में लेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।